हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के और भूगोल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। तो मैं अब सीधे क्वेश्चंस को दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में कौन सा था? तो पता है, लॉर्ड वेलिंगटन था, जो बम्बई 1915। इसका उत्तर क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल जो था, यानी जो लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय था, वो 1931 से 1936 ईस्वी तक था। 1931 से 1936 तक भारत का वह वायसराय रहा लॉर्ड वेलिंगटन। लेकिन 1915 के समय वो बम्बई का गवर्नर था और 1915 में ही बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय उस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो इसलिए इसका उत्तर बी ऑप्शन होगा, लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915। लेकिन अगर शासनकाल पूछे इसका, यानी ये वायसराय कब से कब तक रहा, तो 1931 से 36 तक रहा। और लॉर्ड वेलिंगटन के ही शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ये दोनों हुए हैं। बट पहला गोलमेज सम्मेलन अगर बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। और जो ए ऑप्शन पे लॉर्ड इरविन का लॉर्ड इरविन लिखा हुआ और कराची 1931 लिखा हुआ, तो मैं बताऊं आपको कि कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कब? कराची अधिवेशन 1931। अगर पूछे पहला गोलमेज सम्मेलन जब कांग्रेस का हुआ, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भी लॉर्ड इरविन ही था। बट द्वितीय और तृतीय में वेलिंगटन आ गए थे। अब यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ डफरिन, बम्बई 1885। तो बताऊं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और 1885 में, उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा और इसी लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था। तो अगर ये पूछ ले कि किस वायसराय ने, भारत के किस वायसराय ने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो वो डफरिन था। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बम्बई में ही, और पहला अधिवेशन भी हुआ। अब नीचे एक नाम आ रहा लॉर्ड हार्डिंग का, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, उसी के समय में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। उस समय इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1911 में, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और इसी के समय में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ 1916 में। क्यों लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग
तीनों के मध्य आपस में समझौता हुआ था और कांग्रेस के दोनों दल यानी गरम दल और नरम दल आपस में मिल करके एक हो गए थे। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार ने करी थी। और इस अधिवेशन में गरम दल को नरम दल मतलब गरम दल को कांग्रेस में शामिल करवाने में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुस्लिम लीग के साथ समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने जो है अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। पृथक का मतलब अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। फिर आगे देखो, मैं क्वेश्चन अगला दिखा रहा हूँ, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म दर से अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? अभी इस बात का उत्तर अभी हमने ऊपर बता दिया है, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक, अब आगे देखो, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने ही 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से एक नारा दिया था इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो नारा कौन सा था। एम.एन. राय दिख रहा है एक ऑप्शन में, यानी आपका जो इसका उत्तर है, किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? ये तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो आपको बताऊं, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और गठन करने में जयप्रकाश नारायण, रामरच बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, गंगाशरण सिंह, इन लोगों ने इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भाग लिया था। ठीक, तो कई नाम हैं जिनमें से ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण दिख रहा, तो जयप्रकाश नारायण इसका उत्तर सही होगा। साथ में रामानंद मिश्र भी थे, रामरच बेनीपुरी भी थे और गंगा शरण सिंह भी थे। एम.एन. राय जो ऑप्शन में आया, तो एम.एन. राय ने जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किया था। किस सन में? 1920 ईस्वी में। एक सुभाष चंद्र बोस नाम हमें दिखा, सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। मैं आपको बताऊं, 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा गुजरात में है। और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। तो हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें भी कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था। लेकिन साथियों, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष तो चुन लिया गया, लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने का विरोध किया। तो इसकी वजह के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस, मैं बताऊं, किसको, आपसे पूछा जाए किसको हरा करके सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे, यानी किसको पराजित करके 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय के बाद गांधी जी ने उसको अपनी पराजय कहा था। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय कहा था और सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने का विरोध किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से
त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में फिर किसने अध्यक्षता करी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर तुरंत अध्यक्षता करी थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। और यह क्वेश्चन पूछ ले कि किसको हरा करके सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके। कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 1939 में जो अधिवेशन हुआ था। इससे पहले 1938 में जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था, वहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस की एक फेमस पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो पता है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को करी थी। 19 जुलाई 1905 को घोषणा करी। 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन लागू होना था। बंगाल 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये लागू कब होना था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में नहीं, पूरे देश में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्र जी जो थे, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को और स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर बल दिया था। उन्होंने सबसे पहले, कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में लिखा था। यानी कृष्ण कुमार मिश्र की एक पत्रिका थी क्या? संजीवनी। उस पत्रिका में उन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया था। अब आगे अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। फिर अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। अच्छा, एक कबड्डी भी दिख रहा। कबड्डी पता है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। और इंग्लैंड का क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो उसका मेन कारण था कि बंगाली राष्ट्रवाद था, उस बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, यानी जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, उस भावना को कमज़ोर करने के लिए। अभी बताया शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905। अब है, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है? तो पता है, जो कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है। तो कालीबंगन यानी जो राजस्थान में है, वहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। चन्होदड़ों से मन के मिले हैं। ठीक। अब आगे, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो पता, भारत में हरित क्रांति जो हुई थी वो 1966 से 69 के बीच में हुई थी। तो 1966 से 69 के बीच में हुई थी, तो वो था 1960 का दशक। और उस 1960 के दशक में भारत में जो हरित क्रांति थे उसके जनक कौन थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन। अगर वहीं पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना चाहूँगा कि 1920 में जो लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू समाचार पत्र निकाला था, और ये दैनिक 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 का मतलब रोज का, प्रतिदिन का जो पहुंचने वाला समाचार पत्र था, ये था वंदे मातरम। प्रतिदिन इसकी 5,000 प्रतियां छपती थी और लोगों तक पहुंचाई जाती थी। तो कौन सा पत्र था? वंदे मातरम। बाद में 1927 में यह पत्र जब्त कर लिया गया था। जब 1927 में वंदे मातरम, जो कि लाला लाजपत राय का उर्दू समाचार पत्र था, जब्त कर लिया गया, तो उसके बाद में लाला लाजपत राय ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था, और उस अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम आप सभी लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। आगे जो ट्रिब्यून जो है ना, ये भी एक समाचार पत्र था, ये सर दयाल सिंह का था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। तो 1757 में, मैं पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन करा देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। तो सिराजुद्दौला से गद्दारी किसने की थी? तो मीर जाफर ने, क्योंकि 1757 में अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और दूसरी तरफ जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी, जिसके कारण सिराजुद्दौला मारा गया। तो सिराजुद्दौला के ही सेना में एक टुकड़ी थी मोहनलाल की और एक टुकड़ी थी मीर मदान की। उन दोनों टुकड़ियों ने, मीर मदान और मोहनलाल की टुकड़ियों ने सिराजुद्दौला से विश्वासघात नहीं किया, उनकी विश्वास पात्रता बरकरार रखी और वो वीरगति प्राप्त करते हुए मारे गए थे। उन्होंने युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में फिर मारा गया था और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था। आगे धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है ना, वो धौलावीरा कहाँ पर है? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये गुजरात में है या राजस्थान में है। एक आध क्वेश्चन बीच में मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, जिससे कम से कम डेली सभी लोग अपडेट रहें। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो पुराना क्रमांक है, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो वो दिल्ली से अटारी को जोड़ता है। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दोनों को मिला दें तो इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है? जीटी रोड है, यानी ग्रांड ट्रंक जो नेशनल रोड है आपके। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जो जल संधि है वो है 10 डिग्री जल संधि। कौन सी जल संधि? 10 डिग्री जल संधि। वहीं अगर मैं 8 डिग्री जल संधि की बात करूं, 9 डिग्री की जल संधि की बात करूं, तो बताऊं 8 डिग्री जो जल संधि है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। वहीं 9 डिग्री जो जल संधि है वो मिनिकॉय को कवरत्ती से अलग करती है। 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री मिनिकॉय को कवरत्ती से अलग करती है। और 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। और वहीं जो कोको जल संधि है वो है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में।
आगे है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला समुद्री उद्यान था ना, वो कच्छ की खाड़ी में बनाया गया था। वहीं अगर भारत का पहला नेशनल पार्क पूछे तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे क्वेश्चन है, टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? तो जो टेलीग्राफ पठार है वो उत्तरी अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है। आगे क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये एक परियोजना थी जो देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ती थी। कौन से 4 महानगर थे? वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इस योजना की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, और यह योजना 2012 में पूरा हुई थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी इसमें चतुर्भुज बनता। चतुर्भुज का मतलब जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो 4 महानगर हैं, चारों महानगरों को आपस में जोड़ती थी। आगे है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या। तो अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो हिंदी संघ की भाषा होगी। यह अनुच्छेद आपका 343(1) है। कौन सा? अनुच्छेद 343 का, यानी आर्टिकल 343 का सब आर्टिकल 1, ये हिंदी को संघ की राजभाषा बताता है। और एक क्वेश्चन कमेंट में पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट में कि प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? वही आपको बताओ, अनुच्छेद जो 29 है वो किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 29, यानी अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद जो 30 है वो भी अल्पसंख्यकों से ही आता है रिलेटेड। तो यहाँ आगे, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो ये विषय आपको मैं अगर बताऊं तो जो सूचियां हैं, यानी राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में था। किस अनुसूची में राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन था? 7वीं अनुसूची में। 12 अनुसूचियां हैं कुल संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है उसी में सारी बातें बताई गई हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं और बनाती हैं। लेकिन दोनों में किसी कानून को लेकर विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है
कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। आगे भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट, तो केंद्रीय जो बजट होता है वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का जो संविधान है उसमें कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण इस बात को कहा गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण? एक अनुच्छेद 112। बजट का मतलब होता है कि सरकार की एक साल की आय और एक साल के खर्च यानी व्यय का पूरा विवरण, ये बजट के अंतर्गत आता है। आगे भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक करती है यानी आरबीआई करती है। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।